मुल्क में आईनी, कानूनी और सियासी बहरान पैदा होता नजर आ रहा है। आइंदा इंतखाबात किस तरीक़े कार से होंगे, इस पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। हुकूमत हर हाल में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराना चाहती थी, कहती थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए गए इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया। 37 एतराज़ात किए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना तो धांधली रुक सकती है, ना वोटर की शनाख्त खुफिया रह सकती है। मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है और इसका सॉफ्टवेयर आसानी से तब्दील किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का एतराज है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसकी तहवील में रहेगी, कुछ बताया नहीं जा रहा। ये मशीन हैक भी हो सकती है, मशीनों की मरम्मत धांधली का बायस बन सकती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन है कि हर मशीन ईमानदारी से काम कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बड़े पैमाने पर खरीदारी और ऑपरेटर्स की बड़ी तादाद को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त बहुत कम है। इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए एक दिन में पोलिंग तकरीबन नामुमकिन होगी। वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी। एक एतराज यह भी किया गया, मशीन रखने के लिए धूल और नमी से पाक मुनासिब दर्जा हरारत वाला गोदाम मिलना वो भी एक मसला होगा। जबकि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात एक तरफा करार दे दिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि टेक्निकल टीम की ब्रीफिंग लिए बगैर मशीन पर एतराज़ात कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात किए, जिनमें से 27 का टेक्नोलॉजी से कोई आप एल्फी लगा के देखें, आप कील लगा के देखें, आप पानी फेंक लगा के देखें, आप चाय फेंक के देखें। इस मशीन का जो डिज़ाइन है, इसकी जो बटन्स का, वो इस तरह है कि ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती हैं। हम हैकाथॉन भी कर रहे हैं कि जिससे कि हम हैक करने वालों को चैलेंज करेंगे कि आए ये मशीन पड़ी हुई है, आप इसको हैक करें। तो क्या वाकई हैक हो सकेगी या नहीं है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बता रहे इलेक्शन कमीशन, क्या ये वाकई मुनासिब बात है या नहीं? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर टेक्निकलिटीज़ में नहीं आऊँगा फ़ारूक साहब, जो पहला एतराज़ था सर मैं इस पे आऊँगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो कह रहे हैं सर कि पहली बात तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना ये बहुत मुश्किल है कि वो मशीन को फ्लॉलेसली बगैर किसी मसले के ऑपरेट करें। गोदाम चाहिए, फिर मेंटेनेंस के नाम पे इसमें धांधली हो सकती है, सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है। सर इन एतराज़ात को आप किस तरह एड्रेस करेंगे? और अगर आपने कर भी दिया, लागू कर भी दिया, जिस अथॉरिटी ने एग्जीक्यूट करना है इसको, वो कह रही है हमसे पॉसिबल ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते इसको। देखें, ये तो मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 37 नुकात जमा करवाए हैं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी एक टेक्निकल एवेल्यूशन कमेटी बनाई हुई है इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। आज उसका पहला इजलास हुआ जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गई। उसका अगला इजलास 15 सितंबर को है, जिसमें हमने दावत दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को उस कमेटी की मीटिंग में लेकर आएँ, जो आपके एतराज़ हैं उनको सामने रखें। जहाँ तक इन एतराज़ात की बात है, ये तो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी के इशूज़ हैं, ये उनके अपनी इस्तेदाद के इशू हैं। इन इशूज़ के ऊपर हमेशा बातचीत होती रही है। वोटर लिटरेसी है, किसने करनी है? इलेक्शन कमीशन ने भी करनी है, पाकिस्तान में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी करनी है। अगर आप कहते हैं कि लोगों को ट्रेंड करना है, स्टाफ को ट्रेंड करना है, तो आप ट्रेनिंग करते हैं, पोलिंग अमले की भी ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मशीन्स का बंदोबस्त करना है तो आप हमेशा मशीन का बंदोबस्त के साथ साथ आप जो है वो बैलेट पेपर्स का भी बंदोबस्त करते हैं। मशीन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो बैलेट पेपर्स की डिब्बों की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। उसके अलावा दीगर फॉर्म 45 की और दीगर फॉर्म्स की भी ट्रांसपोर्टेशन आप करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इन एतराज़ात के हवाले से बात है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी के मुतल्लिका चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना है। हमारी इतनी कैपेसिटी है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से आप पुलिस को कह दें, कल को पंजाब पुलिस को आप कह दें कि जी आपने टैंक भी चलाना है, तो वो तो कहेंगे जी हमें चलाना नहीं आता और अगर हमें सीखना पड़ेगा टैंक चलाना तो इट विल टेक टाइम। उसमें ये कहना कि जी इनकी कैपेसिटी का इशू है। अब पहली दफा ईवीएम मशीन आप मुतारिफ करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रही है जी इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है, हमारे पास ना रिसोर्स है ना ह्यूमन रिसोर्स है। तो एग्जीक्यूट तो इन्होंने ही करना है ना सर, आप भले कानून बना दें, वो कह रहे हैं जी हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते इस चीज को, तो फिर आप क्या करेंगे?
नहीं देखें, मैं नहीं समझता कि वो ये कह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अभी 2 साल का टाइम पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है पढ़े लिखे लोग हैं जो इंतखाबात करवाते हैं, जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी इन्वॉल्व नहीं है कि जिससे आप मशीन को चलाने के हवाले से जो है ट्रेंड ना हो सकें, या कोई ऐसा इजाफी अमला दरकार नहीं है जो कि मशीन को लहदा चलाएगा। लेकिन वही जो आपका पोलिंग स्टाफ पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होता है वही इसको चला सकता है। वो कह रहा है कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व, आप फरमा रहे हैं कि नहीं है, वो कह रहे हैं कि है कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व। देखें अब क्या करेंगे सर? देखें अली, फिर बुनियादी तौर के ऊपर जिम्मेदारी तो फिर इलेक्शन कमीशन की आएगी ना। इलेक्शन कमीशन के अपने कैपेसिटी इश्यूज हैं। अब उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो अपनी करनी है ना, वो कह नहीं करनी। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या मरे हुए लोगों के वोट नहीं कास्ट हो जाते एतराज़ करने हो? अजाफी बैलेट पेपर्स छप जाते हैं, आपका वोट कोई आपकी जगह पर जाकर आपका वोट कास्ट कराता है। जो स्टैंप आप यूज़ करते हैं अक्सर पोलिंग स्टेशनों से, वो स्टैंप जो है वो चोरी कर ली जाती है। बैलेट पेपर्स जो कास्ट वोट हुए होते हैं उनको फाड़ के लोग खा जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं, जला देते हैं, वो आपको कूड़े के ढेरों से आपको मिलते हैं। पोलिंग का अमला साथ मिल जाता है, पोलिंग का अमला अगवा हो जाता है। इस किस्म के जो एतराज़ात हैं, ये एतराज़ात तो इस सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। ये एतराज़ात तो इस सिस्टम में मौजूद है। यही तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इंतखाबात को साफ शफाफ बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी पे सवालात पहले भी उठते रहे, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, सर ये टेक्निक, आप तो चूंकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं सर, ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं, चलें उस पर तो बात हो जाएगी कि जनाब ये वोटिंग मशीन है, हैक भी हो सकती है, टेम्पर भी हो सकती है, मेंटेनेंस के बहाने इसमें बड़ा कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो कैपेसिटी इश्यूज हैं उस पर अगर इलेक्शन कमीशन हाथ खड़े कर देता है कि जी हमसे नहीं होता, और फैसला उसने तकरीबन कर दिया कि नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो सकता, अब क्या हो? अब गवर्नमेंट क्या करे सर, और इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, वहीद साहब ने टेक्निकल बात की है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात हम ये कहना चाहेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसके इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। ये कोई ज़ैली इदारा नहीं है, ये साइंस टेक्नोलॉजी की कोई विंग नहीं है कि जो कि एक इतराज़ात को वैसे ही आप लेम एक्सक्यूज के तहत उसको रिजेक्ट करें। उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपनी इलेक्शन कमीशन की तमाम जो उनके पास इख्तियारात हैं उनको बरोई कार लाते हुए कल उन्होंने कैमा कमेटी के चेयरमैन ताज हैदर साहब को पेश किया। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने भी 30-40 मिनट की ब्रीफिंग दी थी। हमारा तो एक टेक्निकल बात नहीं थी, हमारी जनरल बातें थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह उन्होंने बड़े एतराज़ात लगाए। हम ये चाहते हैं कि ये कैपेसिटी की बात करना या इलेक्शन कमीशन बात करना, मैं ये तो उनका अपने मामले हैं, उनके डोमेस्टिक मामले हैं, लेकिन सबसे पहली अहम बात यह कि ठीक है कि शिबली फराज साहब ने फरमाया और अभी भी कह रहे हैं कि 27 ऐसे हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी कैपेसिटी के बारे में बात की है, लेकिन 10 ऐसे इल्जामात हैं, इल्जामात नहीं है, एतराज़ात हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है इसमें धांधली के इम्कानात है, टेम्परिंग हो सकती है, डिवाइस तब्दील हो सकती है, सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है, और इसके ये बड़ी अहम बातें हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जी अच्छा ये तो है, लेकिन सर मुझे ये बताएं, मैंने पूछा था ऑप्शंस का। अब देखिए, मैंने शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, बाकी जितने इदारे हैं वो उस कानून पे अमल करें, जो कि वाज़ेह इशारा है कि जी हमने कानून बना देना है, इलेक्शन कमीशन चाहे या ना चाहे उसको अमल करना होगा। क्या ऐसा होगा अगर गवर्नमेंट कानून बना देती है इन एतराज़ात के बावजूद, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाउंड होगी कि जैसे तैसे करके एग्जीक्यूट करे इनको? बिल्कुल दुरुस्त है। जब अगर कानून साजी हो जाती है तो फिर लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना हर इदारे का फर्ज बन जाता है ना। तो फिर ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रास्ता ये निकालेगा कि जी हम दुरुस्त है, हमें लॉ के अमल दरामद करते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं रहा, टाइम लिमिटेशन है। हमारे पास तकरीबन 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी आनी है, 4 लाख IT के भी एक्सपर्ट चाहिए जो उसको ऑपरेट करेंगे, बाकी तो 13 लाख जो है वो तो हमारे इलेक्शन कमीशन के वो अमला होता है, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड ही होता है। लेकिन जो बाकी तमाम ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक है, स्टोरिंग है, उसके बारे पर हमारे पास वक्त नहीं रहा। फारूक साहब तो कह रहे थे बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप कह रहे हैं इसमें IT एक्सपर्ट चाहिए होंगे, इतने लाख लोग चाहिए होंगे। जैसे सेनेट के इलेक्शन देखे ना, सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो हुकूमत पाकिस्तान का सदर साहब का जो रेफरेंस था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हमारे पास तो कोई वक्त नहीं, हम आइंदा इसके बारे में गौर करेंगे, देखेंगे, लेकिन हमने कमेटी मुकर्रर कर दी है, वो इस पर गौर खोज करेगी और आइंदा इंतखाबात में अमल दरामद कराएगी। तो वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यही कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इसके आइंदा जो कई इंतखाबात होंगे 2028 में तो हम इस पर अमल दरामद करा देंगे। फिलहाल हमने एक कमेटी मुकर्रर कर दी है। तो ये जो देखो इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात की है ना कंवर साहब, मैं उसको फारूक साहब की तरफ लेकर चलता हूँ। फारूक साहब, सर अब लेट से कि जी आपने कानून बना दिया, अव्वल तो वो भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपको जिस किस्म की तरमीम आपने करनी है अपोजिशन का आपको साथ चाहिए, लेकिन चले फर्ज करे बन गया, इलेक्शन कमीशन मजबूर तो हो जाएगा क्योंकि कानून बन चुका होगा, लेकिन जब वो कहेगा कि इसमें फ्लॉज रहेंगे, इसमें एहतमाल रहेगा मिस मैनेजमेंट का, तो सर फिर वो कैसे उसको माना जाएगा कि शफाफ इंतखाबात होंगे? अपोजिशन पहले नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा, वो कहेगा जनाब आपने कर तो दिया इंप्लीमेंट, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें फ्लॉज होंगे। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इशू ये है, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें कि अपोजिशन तो अभी भी इंतखाबात के ऊपर सवालात उठा रही है। 2013 के इंतखाबात में भी सवालात उठते रहे धांधली के, 2008 में भी, 2002 में भी, 97 में भी, 93 में भी, 90 में भी, 88 में भी, ऑपोजिशन इंतखाबात में 77 के इंतखाबात में भी सवाल उठे। गुजारिश सुन लें ना, गुजारिश सुन लें, वो सवालात उठते रहे, लेकिन जो कानून बनाना है वो पार्लियामेंट ने बनाना है और कानून के हवाले से, कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट का जो किरदार है वो सुप्रीम है, वो आइन के अंदर जो है वो बड़ा वाज़े है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं इस हवाले से, ये इससे ज़्यादा एतराज़ात प्रैक्टिकली जो है वो सामने आए हैं जो आपका बैलेट पेपर्स का जो मौजूदा निज़ाम है उसके ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा जब जुडिशल कमीशन बना था, लेकिन सर अगर इस पे भी एतराज़ आ गए तो फिर जो आपका मकसद है वो तो नाकाम हो गया, शफाफ इंतखाबात। सर सुन तो लें, सुन लें, जो जुडिशल कमीशन को 40 सिफारिशात दी गई थी, क्या उन सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद हो गया था? वो सिफारिशात भी इंतखाबी अमल के हवाले से जो लूप होल्स थे उनकी ऊपर जो है वो निशानदेही कर रही थी। जहाँ तक रह गई बात शफाफियत की, मुझे आप ये बताएं, आज हर बंदा इस मुल्क के अंदर आज 12 करोड़ 3G 4G के यूज़र्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ये डेटा के साथ बता रहा हूँ आपको, जो आज मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, जो आज अपना EVM के ज़रिए अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो मशीन्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि अभी 2 साल का टाइम पड़ा है। सेनेट के इंतखाबात में चले आपने कहा इंतखाबात सर पे आ गए थे, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सके, चले उस पे ऊपर भी हमारा एक एतराज़ मौजूद था, हम समझते थे हो सकता है, लेकिन आज आपके पास 2 साल का अरसा पड़ा है। हम डेली की 2000 मशीन्स बना सकते हैं, एक महीने में 60,000 मशीन्स बना सकते हैं, उसके लिए बजट भी अवेलेबल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बायोमेट्रिक का निज़ाम भी है, दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में EVM का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इससे फार्म 45 भी फौरी मिलेगा, जो गिनती में हेरा फेरी होती है उसका रास्ता भी रुक जाएगा, जो कहते हैं नताइज रोक लिए गए उसका रास्ता भी रोक लिया जाएगा। अब लास्ट टाइम जो है वो RTS बना, RTS का जब सिस्टम बैठा उसके ऊपर भी एतराज़ात आना शुरू हो गए। हालांकि RTS का डायरेक्ट पोलिंग के अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था वोट कास्टिंग के हवाले से, लेकिन चूंकि वो एक अल्टरनेट तरीकाकार बनाया गया था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कि जब रिजल्ट आएगा मैनुअल भी तैयार होगा, कंप्यूटराइज भी आप फाइल करेंगे। वो सिस्टम जो है वो जब किसी वजह से वो बैठ गया, जब पूरे मुल्क से नताइज आने शुरू हुए तो उसके ऊपर भी शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करें। जो सेनेट की कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक भी है, लेकिन और अब ये जाएगा जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के। सर देखिए बात ये फारूक साहब, बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी है वो कहती है नहीं होता तो फिर आप उसे करवाएंगे कैसे? खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, कंवर साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत मीडिया के लिए एक कानून लाना चाहती है ताकि मीडिया गलत बयानी ना कर सके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद हुकूमती शख्सियात की गलत बयानियों पर कौन सा कानून बनाया जाएगा? मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत एक ताकतवर अथॉरिटी बनाने जा रही है। ये अथॉरिटी देखेगी कि प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया एक ज़ाब्ते में रहे, लेकिन खुद हुकूमत को कौन रेगुलेट करेगा? खुद हुकूमत भी एक ज़ाब्ते में रहे, इसका बंदोबस्त कौन करेगा? अथॉरिटी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कानून लाएगी
ऑपोजिशन और कई सहाफती तंजीमें इस मुजव्वज़ा कानून की मुखालफत कर रही हैं। यहाँ तक कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल कौफ लीग ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। इसे आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दिया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने भी इसे मुतनाज़ करार देते हुए इस पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का दावा है कि इस बिल के जरिए मीडिया कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ होगा और झूठी खबरों का रास्ता रुकेगा। हुकूमत गलत और झूठी खबरें चलाने पर जुर्माना करेगी। झूठी खबर अगर किसी इदारे की जानिब से चलाई गई है या नशर की गई है तो इस इदारे को 25 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। अगर यही हरकत इनफरादी तौर पर की जाती है, यानी कोई फर्द गलत खबर देता है, तो इसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा कर। गलत खबर जो है वो शाया होगी तो उसके ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना होगा। ये बात दुरुस्त है सर? ये 25 करोड़ रुपया मैक्सिमम जुर्माना तजवीज़ किया गया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और 10 करोड़ रुपया मैक्सिमम जुर्माना तजवीज़ किया गया है इंडिविजुअल। बहुत अच्छी बात। अब गलत खबरों की पकड़ और इस पर जुर्माने करना दुरुस्त तर्ज अमल होगा, लेकिन इन गलत खबरों और बयानात का क्या होगा जो खुद हुकूमती शख्सियात जारी करते रहे हैं? इनके खिलाफ कौन सा कानून बनाया जाएगा? बगैर तस्दीक जो इल्जामात लगा देते हैं इन पर क्या सजा होगी? कितने करोड़ रुपए का जुर्माना इन पे किया जाएगा? इमरान खान के बुज़रा मीडिया चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या मीडिया अथॉरिटी से मुतालिक कानून इस बात का भी पाबंद होगा कि कोई इल्ज़ाम लगाने के बाद सबूत भी पेश किया जाए? मतलब पेट्रियटिज्म पे सवालात उठा दिए तो इनको कौन पकड़ेगा? राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस भी गलत बयानी की गई। जब यह केस बनाया गया उस वक्त फुटेज यानी वीडियो और तमाम सबूत मौजूद होने का दावा किया गया। बाद में कहा गया कोई रिकॉर्डिंग तो हुई ही नहीं थी, कोई फुटेज तो बनाई ही नहीं जाती थी उस वक्त। आप देख लिया अब आपने, ये क्या था? ये गलत बयानी नहीं थी, ये फेक न्यूज। एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वीडियो है ही नहीं। उससे पहले वाले साहब कह रहे हैं वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है। आगे चल के बात हो रही है कि जनाब वीडियो तो हमने बनाई ही नहीं, वीडियो बनती ही नहीं होती, हम टेक कैसे ले? तो ये क्या है? कराची के लिए हुकूमत के तरक्याती पैकेज में भी गलत बयानी सामने आई। हुकूमत ने कहा जी 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज कराची को दिया, इसमें से 62% वफाक दे रहा है। बड़ी उन्होंने हातम तक की कब्र पे लात मारी। सिंध हुकूमत ने इस दावे की तरदीद की और फिर पुरजोर तरदीद की तो जाकर वफाकी वजीर असद उमर साहब ने खुद तस्लीम किया कि नहीं जी 1100 अरब में से 750 अरब तो सिंध दे रही है। 62% वाली बात तो गलत है। यानी 1100 अरब में से 62% अपने पल्ले से देने का इतना बड़ा दावा गलत और बबांगे दोहल गलत उस वक्त के वजीर इत्तलात की जुबानी निकला। और बाद में उसको असद उमर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसकी पकड़ कौन करेगा? इस पे जुर्माना आयद कौन करेगा? सखर मुल्तान मोटरवे की बात ले लें आप, ये मंसूबा सी पैक के तहत बनाया गया तो इस पर भी खिलाफ हकीकत बयान दे दिया गया जो एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि इनके अपने बयान को इनका अगला वजीर आके खुद ही तरदीद कर देता है, खुद ही झूठा साबित कर देता है। हुकूमत के एक वजीर है मुराद सईद साहब, उन्होंने मंसूबे पर करप्शन के इल्जाम लगाए कि इस मंसूबे में करप्शन है, और हुकूमत के ही एक और वजीर ने कहा कि सी पैक के खिलाफ एक मंसूबे के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पे फिगर कोड की जा रही है और वहां पे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ साजिश है। अब डॉलर पे आ जाए। डॉलर की कीमत बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने जो इकदाम किए इनके बारे में भी दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। इमरान खान कहते रहे, एक दफा नहीं मुतादिद बार कहा कि उन्होंने स्टेट बैंक को आज़ादी दे रखी है, इन्हें तो डॉलर की कीमत बढ़ने का पता टीवी से चला। वो इंटरव्यू आपको याद होगा। बाद में जहांगीर तरीन साहब ने खुद बताया कि हुकूमत डॉलर की कीमत को काबू रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए 4.5 अरब डॉलर मार्केट में खुद अपने झोंक चुकी है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। आप कहते थे डार साहब को इमरान खान, और आप कहते थे कि डॉलर बेच के इसहाक डार ने रुपए को 104 पे रखा हुआ। आपकी हुकूमत ने क्यों डॉलर बेचे? गिव मी वन जस्टिफिकेशन। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जो पॉलिसीज अब हम फॉलो कर रहे हैं, ये पहले से अगर हम फॉलो करते। कितने बिलियन डॉलर आपने मार्केट में बेचे सर? 4.5 या 5 4.5 या 5 अरब डॉलर मार्केट में हमने भेजे। किसको? डॉलर मैनेज करने के लिए। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं होता, हमें टीवी से पता चलता है कि डॉलर बढ़ गया। यानी इसमें से मुझे बता दें सच कौन है झूठ कौन? आप फैसला कर लें। अगर कहा जा रहा है कि फेक खबर पे जुर्माना होगा तो अवाम की मईशत के साथ खेलने पर जुर्माना कौन करेगा? तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर भी किया गया। 2019 GDP ग्रोथ 1.9% बताई गई, लेकिन कागजात में 3% दिखाई गई।
आटे और चीनी की प्रोडक्शन भी कम थी, कागजात में ज्यादा दिखाई गई। पिछले साल जीडीपी की जो एक्चुअल ग्रोथ थी 1.9% से ज्यादा नहीं हो सकती। एक्चुअल प्रोडक्शन कम थी, इन्होंने नंबर ज्यादा डाल के 3% ग्रोथ दिखाई थी, नंबर फर्ज किए हुए थे। एस्टिमेट था जीडीपी का, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी। आई एग्री विथ यू। इससे ये जाहिर होता है कि अपनी जो डेटा कलेक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। खुद माने हुकूमती वजीर उस वक्त के वजीर खजाना खुद माने, कभी हकायक को तोड़ना मरोड़ना, कभी हकायक को छुपा लेना, कभी मुकम्मल हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा बताना, कभी सरीहन गलत बयानी कर देना और कभी मुतजाद बयानात दे देना। हुकूमत ने तो ये आदत बनाई हुई है कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मीडिया गलत बयानी करता होगा, बिल्कुल करता होगा, आप जुर्माना आयद करें, लेकिन हुजूर जरा अपना चाल चलन भी तो देखें ना। मीडिया की गलत बयानियों पर कानून जरूर बनाया जाए, लेकिन क्या ऐसा ही कानून हुकूमत की गलत बयानियों पर भी बनना चाहिए? पूछेंगे सहाफ़ी तज़िया निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब से। मज़हर साहब, आपने उम्र दी है सहाफ़त, गलत खबर क्या होती है, फेक न्यूज़ क्या होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये फेक न्यूज़ का तायुन हुकूमत करेगी कि ये फेक है और ये सही है एक, और जो हुकूमत की जो मैंने गलत बयानियां आपको बताई हैं, इनकी पकड़ कौन करेगा सर? शुक्रिया अली। देखिए, फेक न्यूज़ क्या होती है, जिसका बहुत सबसे ज़्यादा उनको फिक्र है, हुकूमत को सबसे ज़्यादा फिक्र है। फेक न्यूज़ क्या होती है? यानी वो खबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो सिरे से। अब मैं अगर कोई ऐसी खबर दे देता हूँ जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती और उससे कोई ना कोई हर्ट होता है, तो उसको उसकी पकड़ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन कौन करेगा पकड़? उस पकड़ के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी बना रहे हैं। उसके लिए दुनिया भर में तरीक़ेकार क्या है? बरतानिया में, जिसकी सबसे ज़्यादा मिसालें वज़ीर आज़म देते हैं, और वो खुद एक मुकदमा जीते थे इयान बोथम के खिलाफ, इसी चीज़ का जीते थे ना कि उन्होंने गलत बयानी की थी। इमरान खान ने उनको चैलेंज किया, उन पर उनको सू किया और वो जीते मुकदमा। यही तरीक़ाकार वो पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई करते? पाकिस्तान में आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज बनाएं, 1 महीने में वो अदालतें फैसला करें, और जो अगर जिसके पास सबूत नहीं होगा, फर्ज करें अभी फवाद चौधरी साहब ने डॉन अखबार को कहा कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। अब या तो फवाद चौधरी साहब से ये पूछा जाए कि आपके पास सबूत है इस चीज का, और अगर है तो आप डॉन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी बात की है जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो दरअसल आप फेक न्यूज के मुर्तकिब हुए हैं। कोई भी, या मैं किसी पर अगर इल्जाम लगाऊं और जिसका सबूत मेरे पास नहीं हो, जो खबर एग्जिस्ट नहीं करती हो और मेरे दिमाग की पैदावार हो, तो इसका मतलब है कि मैं लायबल हूं और मुझे होना चाहिए लायबल। उसका तरीक़ेकार वही है जो लाइबल लॉज का तरीक़ाकार होता है। उसको बेहतर बनाएं। इस मुल्क में लाइबल लॉज मौजूद हैं, लेकिन चूंकि साल मुकदमा चलते रहते हैं, इसलिए वो इन्फोर्स नहीं होती। अब नजम सेठी साहब पे मदर साहब, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं सर। एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती मगर उसका ढिंडोरा पीटा गया। लेट्स से राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का केस बना, आपको याद होगा, और फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा गया कि इसकी वीडियो मौजूद है। बाद में कहा गया जी नहीं जी, वो तो वीडियो तो ऐसी कोई चीज है नहीं। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि कहा गया कि जनाब जो कराची तरक्याती पैकेज है उसमें से 62% जो है वो वफाक हिस्सा दे रहा है। बाद में पता चला नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और बेशुमार इस तरह के सखर मुल्तान मोटरवे मंसूबा जो है, मुराद सईद साहब ने कहा था कि इसमें करप्शन है। बाद में जो है वो इसके खिलाफ असद उमर साहब ने कहा कि ये सीपैक के खिलाफ साजिश है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है मदर साहब। ये गलत, ये फेक न्यूज नहीं होती सर, जो किसी हुकूमती मिनिस्टर की तरफ से आए। और एक मीडिया हाउस, मतलब आप एक प्रोग्राम करते हैं सर, मैं प्रोग्राम करता हूं, मुझसे अगर कोई गलती होती है, मेरा प्रोड्यूसर या कल को मुझे पता चलता है ये ऐसे नहीं है, मैं और आप आके मज़हर साहब अगले प्रोग्राम में तस्हीह करते हैं उसकी। क्या कभी हुकूमती मिनिस्टर ने तस्हीह की कि नहीं भाई हमारे पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई वीडियो नहीं थी, सॉरी माफी दे दें, गलती हो गई? देखिए अली, 2-3 तरीके मौजूद हैं। यानी मैं फर्ज करें मैं कोई गलत खबर देता हूं, तो जिसके खिलाफ खबर दी है वो मुझे लीगल नोटिस देता है। और लीगल नोटिस में क्या होता है, ये कि आपने ये गलत खबर दी है, आप इसकी अपॉलॉजी करें, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें। और अखबार के लिहाज से वो कहते हैं कि जहां खबर दी गई है उधर ही तरदीद करें। बहुत से अखबार ये करते हैं,
और बहुत से अखबार ये कहते हैं कि नहीं, ये स्टोरी, हमारा रिपोर्टर स्टोरी पे स्टैंड करता है, वो स्टोरी दुरुस्त है। उसके बाद क्या तरीका होता है? उसके बाद उसके पास जिसने लीगल नोटिस भेजा होता है, उसके पास चॉइस होती है, या तो वो उस रिपोर्टर को, उस अखबार को अदालत में ले जाए और या वो विड्रॉ कर ले। यही तरीक़ेकार मौजूद है दुनिया भर में। या करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाह रहे हैं कि ये इस अखबारी सनत या मीडिया की सनत के 7 कवानीन को खत्म करके ये कंट्रोल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डेवलपमेंट तो तरक्की की बात होती है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। जी जी। जिन कवानीन को ये खत्म कर रहे हैं और जिसकी ये सबसे ज्यादा बात करते हैं, कि मैं मीडिया वर्कर्स के लिए बहुत कह रहा हूं, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 को ये खत्म करने जा रहे हैं। जब आप ये खत्म करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप वेज बोर्ड को खत्म कर देंगे। वेज बोर्ड न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट के तहत बनता है। उसके बजाय इनको तजवीज दी गई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को भी इसमें लाएं और मीडिया एम्प्लॉइज कंडीशन सर्विस एक्ट, जब ये एक्ट ही खत्म कर देंगे तो कौन सी, क्योंकि सिर्फ उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सैलरी का इख्तियार प्योरली मालिक के ऊपर होगा। अभी क्या होता है, अखबारात में सैलरी वेज बोर्ड फिक्स करता है, वो फिक्स करता है वेज बोर्ड। तो ये दरअसल जो है मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे खतरनाक कानून बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी जब बन जाएगी तो एक्ट खत्म हो जाएगा, वेज बोर्ड खत्म हो जाएगा, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज की तमाम जो प्रोटेक्शन है, जॉब प्रोटेक्शन, वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन में इन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, बुक्स रजिस्ट्रेशन, मोशन पिक्चर सबको मिक्स कर दिया है और इनको यही कहना है कि देखिए, इसको जिद ना बनाएं, आप कंट्रोल अथॉरिटी वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसको विड्रॉ करें। आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के पहले सोशल मीडिया को टैकल करें कि इसको किस तरह टैकल करना है, फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से अगर कोई आपकी रिजर्वेशन है ये बताएं। पहले तो मुझे ये बताएं, ये 7 कवानीन, इनमें खराबी क्या है, इन्हें आप क्यों खत्म करना चाहते हैं, और अगर 7 कवानीन की 7 ऑर्गेनाइजेशन उनको बेहतर नहीं बना सकी तो एक ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे बेहतर बनाए? ठीक है मदर साहब, यही मामलात हैं कि जो चीज पूरी दुनिया में राइज है उसको छोड़ के बिल्कुल एक अनोखा निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। उसकी भी बहस एक तरफ, लेकिन वो गलत बयानी जो हुकूमती वुज़रा करते हैं, सवाल यही है कि आखिर उनकी पकड़ कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेकफा लेंगे, वक्फे के बाद। रेप, जिनसी ज्यादती, इनसे बड़ा संगीन जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन जो शख्स ऐसा इल्जाम लगाए और वो इल्जाम बाद में गलत साबित हो, उस शख्स के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि हालिया वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिनका मैं जिक्र इंशाल्लाह वक्फे के बाद करूंगा। नाज़रीन, रेप और जिनसी हरासानी बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तान में खास तौर पर ख़वातीन बहुत बड़े पैमाने पर इस जुल्म का शिकार बन रही हैं। हालिया चंद बरसों में रेप और जिनसी हरासगी के वाक़यात में होशरुबा इजाफा सामने आया, लेकिन हम आपकी तवज्जो उसी जुर्म से जुड़े दूसरे जुर्म की तरफ करवाना चाहते, और ये है रेप, ज़्यादती, जिनसी हरासानी का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा, झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम जो झूठे होने के बावजूद किसी भी जिंदगी को तबाह कर सकता है। ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाकर बेगुनाहों की इज्जतों को मीडिया और अदालत में उछाला जाता है। ज़ाती रंजिशों और दुश्मनी की वजह से रेप और जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाकर मुखालिफिन की घरेलू, समाजी और पेशावराना जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। इन झूठे मुकदमों की वजह से 2 संगीन मसाइल जन्म लेते हैं। झूठे इल्ज़ाम की वजह से जो सच्चे और वाकई मजलूम होते हैं उनके मुकदमात मशकूक हो जाते हैं, और जो मासूम और जो बेगुनाह होते हैं उनको दर्दनाक अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। इसी हवाले से मुजफ्फरगढ़ की सब इंस्पेक्टर ज्यादती केस भी पुलिस के लिए इम्तिहान बना हुआ। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते खबर सामने आई थी कि खातून सब इंस्पेक्टर को कार सवार मुलजिम ने असलहे के जोर पर अगवा कर लिया और ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस ज़राए की जानिब से जारी होने वाली CCTV फुटेज ने मामले को नया रुख दे दिया। इस फुटेज के आने से पहले लेडी सब इंस्पेक्टर का मौक़िफ़ था कि इसे असलहे के जोर पर अगवा किया गया, लेकिन CCTV फुटेज में अगवा के हवाले से कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे, जिसमें देखा जा सकता है कि थाना सिटी के बाहर मुलजिम अपनी कार में बैठा हुआ है और थाना सिटी से एक खातून पुलिस एहलकार निकलकर अपनी मर्जी से मुलजिम की कार में बैठ रही है।
इस फुटेज के हवाले से खातून पुलिस एहलकार का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने तस्दीक तो की है कि ये फुटेज थाना सिटी के बाहर की है, लेकिन वो इस बात से इनकारी है कि इस वीडियो में नजर आने वाली खातून वही हैं। इस बात की असल हकीकत क्या है, इसका फैसला तो तहकीकात में सामने आ जाएगा, लेकिन ज्यादती के झूठे इल्ज़ाम के एक वाक़े की तस्दीक हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदार खातून को गुज़िश्ता रोज़ ही साथियों समेत गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसने फैसलाबाद में जमींदार से पैसे हथियाने के लिए ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस तफ्तीश और फिर मेडिकल में ये इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। रेप के झूठे इल्जाम के हवाले से हाल ही में लाहौर के इलाके गुजरपुरा में भी एक वाकया सामने आ चुका है, जिसमें 2 लड़कियों ने इल्जाम लगाया था कि इनको अगवा करके गुजरपुरा फैक्ट्री में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद आईजी ने नोटिस लिया और पुलिस ने फैक्ट्री मालिक नदीम को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब तफ्तीश में नई बात सामने आई है कि दोनों लड़कियां रजामंदी के साथ मुल्जिमान के साथ गई थी, लेकिन पैसों के लेन देन पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिस पर उन्होंने जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। जबरदस्ती इधर ले आए, हमें नशावर चीज पिलाई और उसके बाद गालिबन जना का वकूआ किया। दूसरी पार्टी का जो वर्जन है उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, हमारी कंसेंसुअल रजामंदाना जो है ना अरेंजमेंट थी। 1 साल पहले 15 अगस्त को उकाड़ा से एक खातून वकील के अगवा और ज्यादती का वाकया सामने आया था। अगवा होने वाली खातून वकील वीडियो में इंतहाई खौफजदा दिखाई देती थी, जिसमें खातून वकील इरशाद नसरीन ने बताया था कि इन्हें किस तरह अगवा किया गया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना। इस वीडियो के बाद आरपीओ और आईजी से लेकर वजीर आला और वजीर आजम की सतह तक नोटिस लिया गया। हुकूमती शख्सियात मुल्जिमान को पकड़ने के लिए सरगर्म हो गई। पंजाब बार काउंसिल की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई, जिससे ज्यादती के इल्जामात और अगवा के ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। बार काउंसिल की तहकीकात में खातून वकील के मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया था कि इरशाद बीबी ने अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। ये खातून वकील मुखालिफिन के खिलाफ इससे पहले भी मुकदमा दर्ज करवा चुकी हैं। गुज़िश्ता बरस ही मुल्तान में भी एक खातून को गिरफ्तार किया गया, जो पैसे बटोरने के लिए शहरियों पर रेप के मुकदमा दर्ज कराती थी, लेकिन आखिर मुल्तान पुलिस ने इसका झूठ पकड़कर इसे गिरफ्तार कर लिया। जिनसी हरासगी के इल्जामात के नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा MAO कॉलेज लाहौर के एक दर्दनाक वाक़े से लगाया जा सकता है, जहां जिनसी हरासगी के झूठे और बेबुनियाद इल्जाम ने एक लेक्चरर को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया था। लेक्चरर मोहम्मद अफजल पर एक तालिबा का पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया था, जो बाद में तहकीकाती कमेटी की तहकीकात में झूठा साबित हुआ। इस इल्ज़ाम ने उस शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नाजरीन, इस शख्स की बीवी इसको छोड़कर चली गई, बच्चे इसको छोड़कर चले गए। इस शख्स ने एक ही सूरत जानी, वो थी खुदकुशी। प्रिंसिपल फरहान इबादत ने जानबूझकर इसकी मासूमियत की जो रिपोर्ट है उसको दबाए रखा, ताकि कॉलेज का नाम बर्बाद ना हो, टीचर का नाम बर्बाद ना हो। इन इल्जामात की वजह से मोहम्मद अफजल की अज़वाजी जिंदगी तबाह हो गई। बदनामी और घरेलू नाचाकी से तंग आकर ये पढ़ा लिखा और बेगुनाह नौजवान अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो गया था। नाज़रीन, ये सिर्फ चंद केसेस है, न जाने कितने अफराद आज भी बेइज्जती के खौफ से, मीडिया ट्रायल और कोर्ट कचहरी और पुलिस के डर से ज्यादती के झूठे इल्जाम से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कत्ल, चोरी, डकैती के भी झूठे मुकदमात दर्ज होते होंगे और यकीनन तमाम झूठे मुकदमात में बेगुनाह अफराद बरी भी हो जाते होंगे, लेकिन रेप और जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम भुगतने वाले अफराद अपने ही घर में नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहते, मोहल्ले वालों की मशकूक निगाहों का निशाना बनते हैं। लोग अपनी बहनें, माएँ, बेटियां उस घर में नहीं भेजते जिस घर में किसी शख्स पे किसी कर हरासा या ज्यादती करने का झूठा इल्जाम क्यों न लग गया हो। यही नहीं, बल्कि इनके कारोबार और मुलाजमत तक मुतासर हो जाते हैं, और जब वो झूठा मुकदमा भुगत रहे होते हैं तो हर लम्हा फांसी और उम्र कैद के खौफ से गुजरते हैं। अब तो ऐसे मुजरिमान को नामर्द बनाने की सजाओं पर भी गौर किया जा रहा है। ऐसे मुकदमात की वजह से 2 संगीन मसाइल जन्म लेते हैं नाजरीन। एक तो वो कि जो हमारी बेटियां और बहनें जो रेप का शिकार असल में होती है, इनका केस कमजोर हो जाता है, और दूसरा ये कि जिन पर झूठा इल्जाम लगता है वो माशरे में ठुकरा दिए जाते हैं, माशरा उनको भुला देता है। इस अज़ियत का अजाला कैसे होगा? ज्यादती के मुजरिम जितनी सजा के मुस्तहिक होते हैं, क्या ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने वाला भी उतनी ही बड़ी सजा का मुस्तहिक नहीं होगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। सर, ये झूठा इल्जाम ज्यादती इटसेल्फ बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इसका झूठा इल्जाम, क्या इसको भी उतनी संगीनी से देखा जाता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें,
उनके साथ ये जो है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और आइन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में इस्लामी कवानीन राइज हैं जी, आप जानते होंगे। अच्छा। और वो रिपील नहीं हुए जी। इस्लामी कवानीन जो बने थे वो इंटैक्ट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वही प्रिवेल कर रहे हैं। और ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इनका ट्रायल उन्हीं के तहत होता है। और वो जो आप कह रहे हैं कि रेप का इल्ज़ाम ये चूँकि सबसे संगीन जुर्म समझा जाता है, इसकी सज़ा भी सबसे सख्त है, सख्त तरीन सज़ा है जी। और इस्लाम में कुरान और हदीस में इसकी सख्त तरीन सज़ा है। ये अलग बात है कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी बहुत सख्त रखा गया है, क्योंकि सज़ा बड़ी सख्त है। तो अगर किसी शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी ये इस जुर्म यानी संगीन तरीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और बाद में साबित हो कि ये इल्ज़ाम झूठा है, तो जहां आप फरमा रहे हैं कि जी बाकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती वो भी दुरुस्त है, मगर जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसके साथ भी बड़ी सख्त ज़्यादती होती है, तो लिहाजा इसका तदारुक भी किया गया है। देखें ना, इस्लाम में जहां एक्चुअल कल्प्रेट के लिए सख्त तरीन सज़ा है, अगर ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाए तो वही सज़ा ज़िना की या रेप की जो सज़ा है वो इल्ज़ाम लगाने वाले को वही सज़ा मिलेगी कज़फ के तहत। उसको ही वुड बी ट्राइड अंडर कज़फ। और मैं समझता हूं कि पुलिस वालों को ये ज़रूर करना चाहिए, पुलिस अफसरों को, अच्छे अफसरों को, कि अगर ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो तो ये नहीं कि बस वो डिस्चार्ज कर दें और केस को फाइल कर दें, बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले के ख़िलाफ़ कज़फ के तहत केस रजिस्टर FIR दर्ज होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए। बहुत बरसों पहले मुझे याद है जब मैं SP सिटी लाहौर था, तो उस वक्त एक अनफॉर्चुनेटली इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। एक शख्स के ख़िलाफ़, पढ़ा लिखा आदमी था, और उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और वो इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। और इल्ज़ाम लगाने वाले एक वकील साहब थे और तमाम तर प्रेशर के बावजूद हमने कज़फ का केस रजिस्टर किया, कज़फ का, और उनकी कहीं बेल नहीं हुई, ना सेशन कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। अच्छा। तो बहरहाल ये इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। किसी के ख़िलाफ़ ये झूठा इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर सही हो तो कल्प्रेट को निशान इबरत बनाना चाहिए, मगर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब एक अजीबो गरीब खबर है, 21वीं सदी में भी नाज़रीन अगर कहीं ज़माना जाहिलियत है तो वो भारत में जिंदा है। अजीबो गरीब रसूमात, तौम परस्ती, दक्यानूसी ख्यालात पूरे भारत में पंजे गाड़ चुके हैं। कहीं मेंढकों की शादियां करा के देवताओं को खुश किया जाता है, कहीं बदरूहों को भगाने की कोशिश जारी है। बे औलाद जोड़े इलाज की बजाय औलाद के लिए बेहुदा और जाहिलाना तौर तरीके इख्तियार करते हैं। और जाहिलियत की सबसे अफसोसनाक और बदतरीन मिसाल ये गुज़िश्ता दिनों भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में सामने आई है, जहां बारिश के देवता को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए 6 कमसिन बच्चियों को बरहना करके पूरे गांव में घुमाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी लोगों का ख्याल है कि यह रस्म बारिश के देवता को राजी करेगी और इलाके में बारिश। और अफसोस की बात यह है कि ये बेहुदा रस्म बच्चियों के वालिदैन की रजामंदी से अदा की गई थी, बल्कि वालिदैन भी इसमें शरीक थे। उस इलाके के डिप्टी कलेक्टर से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो भी उसमें शरीक था। बारिश के देवता को खुश करने के लिए भारत में तोहम परस्त अफराद कई तरह की फरसूदा रसूमात अदा करते हैं। बाज़ जगहों पर खवातीन खेतों में बरहना होकर अपने कांधे पर रखकर हल चलाती हैं। कुछ जो है मामलात पर लोग नंगे बदन पर कांटों पर लौटते हैं। इनका यकीन है कि ऐसा करने से उनकी तकलीफ को देखते हुए भगवान को रहम आ जाएगा और बारिश होगी। बाज़ मकामात पर मेंढकों और गधों की शादियां कराई जाती हैं और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर मेंढकों की तलाक भी करवा दी जाती है।
भारतीय तोहम परस्तों के पास बारिशों के तशों की तरह खुशहाली लाने का भी एक टोटका मौजूद है। उनका ख्याल है कि अगर गांव के अफराद काम करने की बजाय रास्ते पर लेट जाएं और गाय भैंसों का रेवड़ उनके ऊपर से गुजर जाए तो खुशहाली आ जाएगी, इसीलिए वो काम काज करने की बजाय गाय भैंसों के सामने लेट जाते हैं। भारतीय तोहम परस्त गाय भैंसों को बदरूहें भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसके लिए गायों को भड़कती आग के ऊपर से गुजारा जाता है नाजरीन। यानी इस तरह की रस्में अदा की जाती है कि जिसमें किसी को तकलीफ पहुंचे और तकलीफ पहुंचाने के बाद इस बात की तवक्को की जाती है कि उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि जनाब ये जो रस्में हैं ये कई सौ नहीं कई हजारों सालों से चली आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बदरूहें भाग जाती हैं और किस्मत जो है वो चमक उठती। अगर किसी जोड़े के यहाँ औलाद ना हो रही हो तो दुनिया भर में ऐसे अफराद अपना तिब्बी मुआयना कराते हैं कि जनाब औलाद ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मर्द में कमी हो सकती है, औरत में कोई कमी हो सकती है, इलाज करवाया जाता है, अब दवा दारू भी किया जाता है। लेकिन भारतीय तोहम परस्तों के पास इस मसले का एक अनोखा हल है और वो ये है कि जिनके घर बच्चा पैदा ना हो तो औलाद की मुराद पूरी करने के लिए जंगल जाया जाता है, वहां पर आग लगाई जाती है और फिर औलाद के इलाज के लिए क्या कुछ किया जाता है वो तोहम परस्ती नाजरीन के जिसमें किसी एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ के वजूद की कोशिश की जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की वबा की लपेट में है और भारत में ये वबा अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा तबाही मचा रही है, बल्कि भारत से निकलने वाला डेल्टा वेरिएंट तो अब दीगर ममालिक में तबाही मचा रहा है। ये हाल है वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वहाँ के वो अजीबो गरीब और बेहुदा तरीक़ों से कोरोना का इलाज करना पसंद करते हैं, बज़िद हैं और उनके पास इनकी दलीलें भी होती हैं। आज भी भारत में लोग गाय के गोबर को कोरोना से बचने का बेहतरीन हल समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा अब तो पैकेजिंग में आ रहा है गाय का गोबर से नहाकर खुद को कोरोना से महफूज तस्वुर किया जाता है। गाय का पेशाब पीकर कोरोना को मार भगाने के दावे किए जाते हैं। जाहलानापन की हालत यह है कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए अजीबोगरीब भजन भी गाए जाते हैं, नारे लगाए नाज़रीन। और यहाँ तक ये कोई अनपढ़ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पढ़े लिखे हुक्मरान जमात के कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो इस पर यकीन रखते। आपने आखिर में सुना है गो कोरोना का एक मंत्र सुना होगा आपने। इसका मकसद ये था, ये जब कोरोना नया आया था उस वक्त के कुछ पढ़े लिखे लोग बशमूल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान ने ये नारा ईजाद किया था कि अगर हम कोरोना से कहेंगे गो कोरोना गो, जैसे पाकिस्तान में भी एक नारा था गो के नाम से, गो कोरोना गो, तो कोरोना भाग जाएगा। और कोरोना को भगाने के लिए उन्होंने ये नारा ईजाद किया था। इसी तरह से आपको याद होगा कि भारत के ही एक गांव में, एक इलाके में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पूजा भी की जाती थी। जी हाँ, उनको बतौर भगवान, उनको बतौर खुदा, उनको बतौर देवता, भारत का एक इलाका है वहाँ पे बाकायदा उनकी पूजा की जाती थी। नाज़रीन, सभी रसूमात फरसूदा और बेहुदा और मज़े का खेज़ हैं, लेकिन कुछ वहमी अफराद खौफनाक हद तक अपने दकियानूसी अकायद पर यकीन कर लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ अनपढ़ और देहाती हजरात ही तोहम परस्त नहीं होते, बल्कि आला तालीम याफ्ता अफराद भी इस मर्ज का शिकार हैं। रवां बरस के शुरू में भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में एक PhD डॉक्टर, शौहर और गोल्ड मेडलिस्ट बीवी ने अपनी 2 जवान बेटियों को इस यकीन के साथ मार डाला कि वो अगली सुबह जिंदा हो, क्योंकि हर जो है वो बुरा दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है और अच्छा दौर शुरू होने वाला है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।